बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी कैट्सन के चैप्टर 28 को। इस चैप्टर के अंदर हमने पार्किंसंस को ट्रीट करने वाले ड्रग्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वो ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ मूवमेंट डिसऑर्डर्स के लिए मुख्तलिफ तरह की थेरेपीज यूज़ कर रहे होते हैं। डिसऑर्डर्स के नाम लिखे हुए उन्होंने, और डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकते हैं, किसी न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन की वजह से होते हैं, या कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो सकते हैं। पार्किंसनिज्म को डिस्कस किया हुआ है। इसमें होता बेसिकली क्या है, बेसल गैंग्लिया के अंदर डोपामीन रिलीज करने वाले न्यूरॉन्स की डीजनरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर रिजिडिटी, ट्रेमर्स, एकाइनेजिया या कह लो मूवमेंट की कमी और फ्लैट फेसेस हो जाते हैं। पार्किंसनिज्म ड्रग की वजह से भी हो सकता है, नेचुरली अकरिंग भी हो सकता है। नेचुरली अकरिंग पार्किंसनिज्म की हमें ओरिजिन का तो नहीं पता, लेकिन उसके कुछ फीचर्स हैं। हमने देखा एजिंग के साथ साथ पार्किंसनिज्म के चांसेस बढ़ रहे हैं। फिर हमने देखा पार्किंसंस के पेशेंट्स के अंदर साइन्यूक्लियन जीन की म्यूटेशन या पार्किन जीन की म्यूटेशन काफ़ी कॉमन थी, तो इसका मतलब इससे भी कुछ ना कुछ ताल्लुक होगा। फिर हमने देखा जो लोगों में लेड मैंगनीज का एक्सपोजर था या जो फार्मर्स थे, उनमें पार्किंसन डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी तरफ जो लोग क्रोनिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे होते हैं, उनमें पार्किंसन डिजीज़ कम पाई जाती है। सही की बात। ओवरऑल देखा जाए तो पार्किंसन डिजीज में होता क्या है, डी जनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं डोपामिन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये आपके पास एक न्यूरॉन है जो कि गाबा रिलीज करता है। डोपामिन इस न्यूरॉन को इनहिबिट कर रहा होता है, एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अगर डोपामिन वाले न्यूरॉन ख़राब हो गए हैं तो पता है इनहिबिशन ख़राब हो गई है। एसिटाइलकोलिन काम करता रहेगा, गाबा की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन डोपामिन की एक्टिविटी कम हो गई है। तो बेसिकली डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा। ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म में क्या होता है, मुख्तलिफ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि डोपामिन की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं या डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स को ख़राब कर सकते हैं। ज़्यादातर ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म रिवर्सिबल होता है, जबकि जो नेचुरली अकरिंग पार्किंसनिज्म था उसमें चूंकि आपका न्यूरॉन डैमेज हो गया तो वो इतना रिवर्सिबल आमतौर पर नहीं होता। कौन से ड्रग्स कॉज कर सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखे हुए उन्होंने, बुटारोफेनोन है, फिनोथाइजीन है, और ख़ास तौर पे एंटीसाइकोटिक्स, क्योंकि एंटीसाइकोटिक्स बेसिकली डोपामिन इंटेगोनिस्ट होते हैं। सही है, तो एंटीसाइकोटिक्स जैसे कि रेजरपाइन वगैरह से ये मसले आते हैं। एक और ड्रग है MPTP। जब ये मेटाबोलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ माओ या मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, तो ये मेटाबोलाइज होकर एक प्रोडक्ट बनाता है MPP। अब ये जो होता है ना, ये आपके पास न्यूरोटॉक्सिक है, और ये ख़ास तौर पे सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको ख़राब कर देता है। तो ये हमारे पास लीडिंग मतलब एक अहम कॉज है पार्किंसन डिजीज़ कॉज करने का। और ये MPTP का किस में होता है, जड़ी बूटियाँ मारने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, यानी कि हर्बिसाइड्स के अंदर होता है, इसीलिए पार्किंसन डिजीज़ फार्मर्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। अलबत्ता अब हमने MPTP यूज़ करना बहुत कम कर दिया है, और अगर कोई MPTP खा ही रहा, मतलब MPTP का एक्सपोजर हो ही गया है, तो हम कहते हैं कम अज़ कम ये MPTP इस टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट ना हो। इसको कन्वर्ट करने वाले एंजाइम माओ इनहिबिटर्स देते हैं हम ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ट्रीटमेंट की बात की जाए, जाहिर सी बात है, अगर डोपामिन की कमी की वजह से ये मसले आ रहे हैं तो हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, डोपामिन को इंक्रीज़ करेंगे। सही होगी बात। अच्छा जी, डोपामिन को कैसे इंक्रीज कर देते हैं, उसके फिर हम मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है आपके पास लीवोडोपा बॉडी के अंदर जाकर डोपामिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली होता ये है कि डोपामिन जो होता है वो हमारे ब्रेन के अंदर एंटर नहीं हो सकता, तो हमने कोई ऐसी चीज़ देनी है जो कि ब्रेन में एंटर हो सके। तो लीवोडोपा ब्रेन के अंदर एंटर हो जाता है और फिर ब्रेन के अंदर जाके डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रेन में एंटर कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर पे ये ट्रांसपोर्टर होता है, इससे ये ब्रेन में एंटर होता है, और ब्रेन में जाने के बाद ये अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज की मदद से डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब मसले की बात ये है कि ये जो अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज है ये सिर्फ ब्रेन के अंदर नहीं है, ये अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज बाकी बॉडी के अंदर भी है। तो जब हम एल डोपा देते हैं किसी को, तो वो ब्रेन में जाने से पहले ही डोपामिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी सारा एल डोपा ज़ाया हो जाता है, क्योंकि वो पेरिफेरल बॉडी में डोपामिन में कन्वर्ट हो गया। और आपको पता है यहाँ से डोपामिन एंटर तो कर नहीं सकती, क्योंकि डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर नहीं सकती। इसका हल ये है, हम एक ड्रग देते हैं कार्बिडोपा अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करता है, लेकिन कार्बिडोपा ब्रेन में एंटर नहीं हो सकता। तो यानी कि सिर्फ पेरीफ्री का जो कन्वर्जन हो रही है उसको ये रोकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एल डोपा को ब्रेन में जाने में मदद करेगा कार्बिडोपा। तो कार्बिडोपा बहुत अच्छी चीज़ है, प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ एल डोपा को इंक्रीज़ करती है। एल डोपा की कम डोज देनी पड़ती है हमें, क्योंकि ज़ाहिर बात है एल डोपा यहाँ पे ज़ाया नहीं हो रहा, और इसी तरह पेरीफ्री में कम डोपामिन बनती है, यानी कि टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। अच्छा, फिर हम इसकी ओवरऑल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो ये सिम्टम्स को कम करने के काम आता है, मोर्टेलिटी रेट को कम करता है, ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ये कभी बीमारी को मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं कर सकता। एल डोपा का मसला ये है, अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म इसको लेते रहें तो पेशेंट के अंदर इससे टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। उसका हल ये है कि इसकी डोजेस हमें साल बाद 2 साल बाद कम करनी चाहिए। दूसरा ये मतलब ये है, अगर हम इसको कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग टर्म लेते रहें तो बंदे में फेजेस आना शुरू होते हैं, कभी सिम्टम ठीक कभी सिम्टम ख़राब, उसको हम कहते हैं ऑन ऑफ फिनोमेना। इस ऑन ऑफ फिनोमेना को ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं।
एक तो एस्ट्राडिफाइलिन है जो कि कैफीन से सिमिलर ड्रग है, ये भी ऑन ऑफ पीरियड्स को काफ़ी हद तक ट्रीट करने में काम आती है। दूसरा हमने देखा अगर हम ड्रग को एक दिन ना दें, यानी ड्रग हॉलीडे देना शुरू कर दें, कभी कभी ना दिया करें, दवाई में नागा कर लिया करें, तो भी ये ऑन ऑफ पीरियड काफ़ी हद तक ट्रीट होते हैं। तीसरा कॉम्ट इनहिबिटर्स की वजह से भी ये काफ़ी हद तक ट्रीट होते हैं। तो तीन चीज़ें तो ये हो गई, अभी आगे भी हम देखेंगे। टॉक्सिटी की बात की जाए तो सारों के तकरीबन सारे ही पार्किंसन डिजीज के जो ड्रग्स हैं उनकी टॉक्सिटी 4 आपने ध्यान में रखनी है। नंबर 1 गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस, नंबर 2 हाइपोटेंशन या कुछ जगहों पे ख़ास तौर पे पोस्टरल हाइपोटेंशन है, सही होगी बात। नंबर 3 डिस्काइनेजियाज, अब इसकी आप डिटेल मजीद आगे लिख सकते हैं, फ्लानिंग मूवमेंट ऐसे ऐसे। और नंबर 4 ब्रेन इन्वॉल्वमेंट या आप कह सकते हैं साइकोटिक इशूज़, इसमें आप डिप्रेशन लिख सकते हैं, डिल्यूजन्स लिख सकते हैं, इस तरह का काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, यही 4 चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एल डोपा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डोपामीन एगोनिस्ट। डोपामीन एगोनिस्ट के अंदर तकरीबन 4-5 नाम है। सबसे पहला नाम आता है प्रामिपेक्सोल। प्रामिपेक्सोल नॉन एर्गोटेड D3 रिसेप्टर पे काम कर रहा होता है, मोनोथेरेपी के तौर पे भी दे सकते हैं, एल डोपा के साथ मिला के भी दे सकते हैं। इसको हम ओरली देते हैं, दिन में 3 दफ़ा देना होता है ये। और ये आपके पास टॉक्सिटी क्या है, वही 4 मैंने आपको बताइए, GI प्रॉब्लम्स, मेंटल डिस्टर्बेंसेस, पोस्टल हाइपोटेंशन और डिस्कानेजियाज। इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या, नंबर 1 पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के पेशेंट में आप नहीं दे सकते। नंबर 2 साइकोटिक इलनेस के पेशेंट के अंदर आप नहीं दे सकते। नंबर 3 रिसेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट के अंदर नहीं दे सकते, सही होगी बात। इसी तरह वैसे एल डोपा की भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होती हैं, जैसे कि साइकोसिस के पेशेंट के अंदर नहीं देना होता है, और ग्लोकोमा के पेशेंट के अंदर नहीं देना होता है, और मेलानोमा बिग कैल्शियम में लिखा हुआ है मेलानोमा के पेशेंट के अंदर भी नहीं देना होता। अच्छा जी, डोपामीन एगोनिस्ट के अंदर प्रामिपेक्सोल के बाद आता है रोपिनेरोल। रोपिनेरोल भी नॉन एर्गोट एल्कोलॉइड ही है, इसकी टॉक्सिसिटी कॉन्ट्राइंडिकेशन सारी प्रामिपेक्सोल से सिमिलर है। एक अच्छी बात यह है कि ये ऑन ऑफ पीरियड में काम आती है। तो ऑन ऑफ पीरियड में हमारे पास एस्ट्राडिफाइलिन हो गया, नंबर 2 पे ड्रग की हॉलीडे हो गई, नंबर 3 पे कॉम्ट इनहिबिटर हो गया, नंबर 4 पे रोपिनेरोल हो गया, और नंबर 5 पे जो हमने नेक्स्ट ड्रग पढ़ना है वो है एपोमॉर्फिन। इसकी अच्छी बात यह है कि ये बहुत इमीडिएटली एक्शन करता है, 10 मिनट के अंदर अंदर इसका असर आ जाता है। इसको हम सबकुटेनियसली भी इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कॉज करता है, इसलिए अगर किसी को एपोमॉर्फिन देनी है तो पहले 3 दिन से वो एंटी एमेटिक दवाई खा रहा हो तो बेहतर है। ओके होगी बात। नेक्स्ट आता है हमारे पास रोटिकोटीन। इसकी बस यही बात है कि ये ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू भी दिया जा सकता है, जैसे गोल सी रोटी होती है वैसे गोल सा ट्रांसडर्मल पैच भी हम लगा सकते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इन सारे डोपामीन एगोनिस्ट के अंदर। ये एक एर्गोट एल्कोलॉइड है, इसलिए इसकी एर्गोट रिलेटेड टॉक्सिसिटी भी होती है। कौन सी टॉक्सिसिटी है आप यहाँ पे देखते हैं, एर्गोट की वजह से इरिथ्रोमेलाल्जिया, ये ब्लड वेसल्स का मसला होता है जिसकी वजह से रेडनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट्स वगैरह होती है, और दूसरा पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स का मसला बन सकता है, सही होगी बात। इसको भी हम एज मोनोथेरेपी दे सकते हैं। और टॉक्सिसिटीज़ की वही 4 लिखते हैं, GI प्रॉब्लम्स, हाइपोटेंशन, डिस्काइनेजियाज एंड मेंटल डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास माओ इनहिबिटर्स। हमने कहा एक तो हमने एल डोपा दे दिया, दूसरा हमने डोपामीन एगोनिस्ट दे दिया। अब कोई ऐसा ड्रग दो कि बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी डोपामीन बन रही है वो मेटाबोलाइज ना हो। तो माओ जो है यानी कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ये मेटाबोलाइज करा तो डोपामीन को हम इसके इनहिबिटर दे देते हैं, जैसा कि स्लेजरीन हो गया, रेसरेजिन हो गया, सफिनामाइड हो गया। तो ये बॉडी के अंदर मौजूद है डोपामीन की लाइफ को बढ़ाता है, सही की बात। ओवरऑल देखा जाए तो इनके हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होते हैं, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, बस यही है कि इनके मेटाबॉलिज्म से डेसमेथाइलस्लेजरीन बनता है जो कि न्यूरोप्रोटेक्टिव हो सकता है, सही हो गया। इससे पहले एक और ड्रग भी था जो कि न्यूरोप्रोटेक्टिव हो सकता है और वो है प्रामिपेक्सोल, ये आखिरी लाइन में लिखा हुआ है। आगे चलें तो हमारे पास इसकी टॉक्सिसिटी नहीं, पहले उन्होंने बताया स्लेजरीन जो है वो हम आमतौर पे अकेला ड्रग नहीं देते, मिला के देते हैं। इसी तरह सफिनामाइड भी मिला के देते हैं, लेकिन रेसरेजिन जो होता है ये मोनोथेरेपी के तौर पे भी काफ़ी इफेक्टिव है। टॉक्सिटी की बात की जाए तो इसके अंदर वही हाइपोटेंशन, मूड डिस्टर्बेंस, वो जो 4 मैंने बताइए वो तो हैं ही है ना। 2 बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 मीपेरिडीन के साथ मिलेगा, तो चूंकि मीपेरिडीन को भी मेटाबोलाइज माओ ने करना होता है, तो सारी बात है अगर मीपेरिडीन बंदा खा रहा है तो माओ इनहिबिटर की वजह से मीपेरिडीन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात ये होती है कि अगर बंदा कोई ऐसे ड्रग्स खा रहा है जो कि सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं, जैसा कि SSRI, तो उनके साथ अगर माओ इनहिबिटर दे दिए तो सेरोटोनिन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। डन। नेक्स्ट आते हैं कॉम्ट इनहिबिटर्स। जिस तरह से माओ इनहिबिटर्स ने एल डोपा के या डोपामीन के मेटाबॉलिज्म को रोका था, उसी तरह से ये भी मेटाबॉलिज्म को रोकते हैं। कॉम्ट जो होता है आपके पास कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ये एल डोपा को कन्वर्ट कर रहा होता है 3O मिथाइल डोपा। इसमें एक तो मसला ये है कि एल डोपा मेटाबोलाइज हो गया, दूसरा मसला ये भी होता है कि 3O मिथाइल डोपा ब्रेन के अंदर एंटर होने के लिए एल डोपा के साथ कम्पीट करता है, यानी कि एल डोपा कम ब्रेन के अंदर एंटर हो सकेगा, तो ये बहुत ही नुकसानदेह वाली चीज़ है। तो इसलिए हम कॉम्ट इनहिबिटर्स भी देते हैं। इसका हम पहले एक इफेक्ट ये भी पढ़ चुके हैं कि ऑन ऑफ पीरियड में भी ट्रीट करने के काम आ रहा था कॉम्ट इनहिबिटर्स, सही होगी बात। फिजिकल यूज़ की बात की जाए तो वही बता रहे हैं, हमारे पास ऐसी फॉर्मुलेशन आती है जिसके अंदर एल डोपा भी होता है, कार्बिडोपा भी होता है जो कि पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एल डोपा टू डोपामीन को इनहिबिट करता है, और कॉम्ट इनहिबिटर भी होते हैं। यानी कि ये मसला ना हो पेशेंट को जी मुझे 3 दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, एक ही गोली के अंदर तीनों चीज़ मिला कर देते हैं कि लो जी अल्लाह खैर से अल्लाह।
टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो भाईजान कोई सारी टॉक्सिसिटी जो पहले 4 डिस्कस की हैं वो तो है ही हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये है ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन भी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके जो नाम होते हैं वो होते हैं एंटाकोपॉन, टॉलकोपॉन, ओपिकोपॉन, यानी कपोन नाम के एंड में आ रहा होता है। इसमें से जो एंटाकोपॉन है वो ब्रेन के अंदर एंटर नहीं होती, लेकिन जो टॉलकोपॉन है वो ब्रेन के अंदर एंटर होती है। और टॉलकोपॉन की हिपैटोटॉक्सिसिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई बंदा टॉलकोपॉन ले रहा होता है तो हम उसके लिवर एंजाइम्स को साथ साथ नोटिस कर रहे होंगे। नेक्स्ट ड्रग आता है हमारे पास अमेनिटिडीन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये डोपामिन के रिलीज को इंक्रीज करता है और इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक एंटीवायरल भी होता है। सही की बात। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो बाकी मशहूर जो टॉक्सिसिटी बताई है उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात एक डर्मेटोलॉजिक रिएक्शन है लिबिडो रेटिकुलरिस। ये इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट या कह लो एक कैरेक्टरिस्टिक बात है। फिर हमारे पास कुछ ऐसे, अच्छा ये थोड़ा बहुत मस्क्रीनिक ब्लॉकिंग एक्शन भी रखता है। फिर आते हैं सोलली जो एंटी मस्क्रीनिक ड्रग्स होते हैं, वो सारी बात है मस्क्रीनिक एक्टिविटी को, एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को कम करके ट्रीट करेंगे। इसमें नाम कौन कौन से आते हैं? बेंजोट्रोपिन, बाइपेरिडीन और ऑरफेनेड्रीन। सही की बात। वैसे ये है तो मशहूर कैटेगरी, इसके अंदर एट्रोपिन वगैरह भी होते हैं, लेकिन हमने जो ड्रग्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उनके वो थोड़ा फ़र्क नाम है। सही होगी बात। क्लिनिकल इफेक्ट सारी बात है, एक तो एट्रोपिन वाले इफेक्ट इसके अंदर होंगे ही होंगे। दूसरा ये जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं, कुछ मूवमेंट डिसऑर्डर को ट्रीट करेंगे लेकिन सारों को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। ब्रेडिकानेजिया वगैरह को ये ट्रीट नहीं कर पाते। सही होगी बात। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की वजह से जो एक्सेप्टेबल सिम्टम्स हो रहे हैं उनको ठीक कर लेंगे। अच्छा जी, अब आ जाए इनकी टॉक्सिसिटी की तरफ। इनकी टॉक्सिसिटी में एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स तो होंगे, ऊपर से टार्डिव डिस्काइनेजिया भी हो सकता है जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं। अदर ड्रग्स में उन्होंने वैसे ही बताया है कि आप साइकोटिक इशूज़ के लिए कुछ और ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरे मूवमेंट डिसऑर्डर की तरफ आते हैं तो फिजियोलॉजिक या एसेंशियल ट्रेमर्स जो होते हैं वो एंजाइटी, फटीग या कुछ ड्रग्स की वजह से हो जाते हैं और इनको ट्रीट करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं जैसा कि प्रोपेनोलॉल। लेकिन अगर पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर, अस्थमा, कोई लंग के इशू, इस तरह के इशू चल रहे हैं तो फिर कोशिश करो कि बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉक होते हैं जैसे कि मेटोप्रोलॉल दे देंगे। सही के बाद उसके अलावा और भी एंटी एमेटिक्स यूज़ हो, एंटी एपिलेप्टिक्स यूज़ हो सकते हैं इसके लिए, लेकिन मेनली ये 2 ड्रग्स याद रखने हैं। हंटिंगटन डिजीज़ के अंदर बेसिकली गाबा का मसला होता है, गाबा कम हो रहा होता है, डोपामिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं? एसिटाइलकोलिन या गाबा को रेगुलेट करने वाले ड्रग्स इतने काम के नहीं रहे तो इसको भी ट्रीट करने के लिए हम डोपामिन को ही रेगुलेट करते हैं। अलबत्ता फ़र्क यह पार्किंसन डिजीज़ के लिए ऐसे ड्रग दिए थे जो डोपामिन को बढ़ाएं, हंटिंगटन डिजीज़ के लिए ऐसे ड्रग्स देंगे जो कि डोपामिन को कम करें। तो कम करने के लिए हम टेट्राबेंजीन या ड्यूटेट्राबेंजीन देते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को वेसिकल के अंदर ही जाने देता है, ताकि फिर जाहिर बात है वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर आएगा ही नहीं तो रिलीज़ भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह से हेलोपेरिडोल वगैरह भी दे सकते हैं हम इसको ट्रीट करने के लिए। टॉयलेट सिंड्रोम के हमें कॉज वगैरह करता सही से पता नहीं है, इसको ट्रीट करने के लिए भी हमारे पास ये हेलोपेरिडोल वगैरह यूज़ करते हैं। डन। ड्रग इंड्यूस्ड डिस्काइनेजियाज यहाँ भी अक्सर ड्रग से हो रहे थे, लेकिन खासतौर पे एंटीसाइकोटिक ड्रग से हो रहे होते हैं। इनको ट्रीट करने के लिए बेंजोट्रोपिन, डायफेनहाइड्रामीन वगैरह दे रहे होते हैं हम। और अगर टार्डिव डिस्काइनेजियाज हो तो उसको ट्रीट करने के लिए वही जो है यहाँ पर दिए थे हमने उसी से सिमिलर ड्रग्स हैं, मतलब वही ड्रग्स हैं ड्यूटेट्राबेनाजीन और वैल्बेनाजीन। सही के बाद विल्सन डिजीज़ एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी के अंदर कॉपर बहुत जमा होना शुरू होती है। ये हमारे लिवर के लिए और ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसका टिपिकल एंटीडोट होता है पेनिसिलामीन। तो कॉपर का एंटीडोट क्या है? पेनिसिलामीन। पेनिसिलामीन की टॉक्सिसिटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, मायस्थीनिया, ऑप्टिक न्यूरोपैथी वगैरह हो सकता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में बंदे की टांगें बेताब हो रही होती हैं, रेस्टलेसनेस हो रही होती है, इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास 2 ऐसे ड्रग्स जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रामिपेक्सोल एंड रोपिनिरोल होता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।